अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू। 10th क्लास लास्ट हमने जो लेक्चर लिया है उसमें हमने देखा था एयर पैसेज के गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस कैसे हो रही है। उसमें हमने 2 वेज उसके पढ़े थे कि उसमें टू पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो उसमें द एयर पैसेज वे है और दूसरा हमने पढ़ा था द लंग्स। एयर पैसेज वे हमने कल डिस्कस कर लिया, उसमें हमने सारी बातें उसकी डिस्कस कर ली कि कहाँ से लेके एयर जो थी हमारे नोज से लेके नोस्ट्रिल से लेके एल्विलाई तक जाती है। लंग्स वो पोर्शन जहाँ पे वो एंड तक जा रही थी, और आज हमने पढ़ना है कि लंग्स हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या हैं। तमाम एल्विलाई जो हमने लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आपको जहन में हो, ये हमने लंग की शेप पढ़ी थी और इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्रोंकाई अंदर एंटर हो रहा है और उसके अंदर से ब्रोंक्यूल्स हैं और वो बिल्कुल एंड वाली स्टेज पे जाके था वो एल्विलाई कहलाता था। ये एल्विलाई मीन्स ये सारे एल्विलाई मिलकर एक लंग्स बनाते हैं हमारे। एल्विलाई मेक्स लंग्स। कितने लंग्स मौजूद हैं हमारी बॉडी में? हमारी थोरेसिक कैविटी में यानी कि हमारे सीने में कितने लंग्स मौजूद हैं? कैविटी में 2 लंग्स हैं। पेयर ऑफ लंग्स में 2 लंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद। और ये जो हमने थोरेसिक कैविटी कही, चेस्ट वॉल, सीने की वॉल, ये किस तरीके से मिलकर बनी हुई, कैसे बनी हुई है? चेस्ट वॉल मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड रिब मसल्स। हमारी सीने की जो दीवार है, चेस्ट वॉल है, वो उसके अंदर रिब्स मौजूद हैं। कितनी? 12 पेयर्स, 12 पेयर मौजूद हैं रिब्स के, जिसे हम पसलियां कहते हैं। और रिब मसल्स, चेस्ट वॉल किससे मिलके बनी है? 12 पेयर ऑफ रिब्स और साथ में रिब मसल्स। और रिब मसल्स का नाम क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद हमारे पास आता है डायफ्राम। अगर हम एक ही लंग यहाँ पे बना लें तो यहाँ पे चीज हमें शो होगी, ये वाली डायाफ्राम। डायाफ्राम कहाँ पे होता है? ये लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है। और लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है? लंग्स हैं स्पॉन्जी, मतलब जैसे स्पंज होता है नरम, इसी तरीके के स्पॉन्जी हैं। इलास्टिक ऑर्गन है और इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स मौजूद हैं। जो हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। हमने ये बात उसमें पढ़ी थी जब हमने उसमें एल्विलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि आर्टरीज और वेन्स का जाल जो था वो इसके इर्द गिर्द बिछा हुआ था। कौन सी आर्टरीज और वेन्स थी? पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स। सबसे पहले एल्विलाई मेक लंग्स। पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन आवर थोरेसिक कैविटी। चेस्ट वॉल जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, अगर मैं इसको मजीद देखूं तो हमें बाहर की तरफ यहाँ पे अपनी हमारी जो रिब मसल्स हैं यानी कि जो पसलियां हैं वो नजर आएंगी इस तरीके से, जो आपको स्केलेटन में नजर आती हैं। ये 12 पेयर्स हैं, मतलब 12 इधर होंगी और 12 इधर होंगी, तो पेयर्स हो गई। 12 पेयर्स हैं। अब ये पेयर ऑफ रिब्स हैं और साथ में इनके ऊपर मसल्स हैं। ये मसल्स क्या कहलाते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये डायाफ्राम जो इसके नीचे लंग्स के नीचे मौजूद है। अब लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है? ये स्पॉन्जी हैं और साथ में इलास्टिक ऑर्गन है। स्पॉन्जी मीन स्पंज की तरह नर्व होंगे। अब एक बात जो इन्होंने और बताई है वो ये है कि लंग्स जो होते हैं उनमें दोनों में डिफरेंस होता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग में। अगर ये राइट लंग है तो इसके 3 लोब्स होंगे, ये बिगर होगा। और जो राइट लंग है 3 लोब्स बिगर होगा। लेफ्ट लंग है 2 लोब्स और स्मॉलर होगा। ठीक है। इस लंग के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिससे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक बाहर की तरफ दीवार होगी, एक उसके अंदर की तरफ होगी, आउटर प्लूरल और इनर प्लूरल। और दरमियान में इसके फ्लूइड मौजूद है। ये इसका फ्लूइड हो गया। ये आउटर है और ये
इनर प्लूरल है, और दरमियान में इसके फ्लूइड मौजूद है। इसका काम क्या है इस फ्लूइड का, कि ये लुब्रिकेशन के देता है। लुब्रिकेशन क्या होगी, इन दोनों मेम्ब्रेन को एक तो एक्सपैंड रखना है, दूसरा इसके अंदर किसी भी मुज़ाहमत से इसको बचाना है, फ्रिक्शन से इसको बचाना है, इसको मॉइस्चरीफाई करना है ताकि वो इजीली उसका जो है वो पाथवे हो सके। अब हमने इसका पढ़ना है। अब ये फाइनली यहाँ तक हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया है, लंग्स का टोटल ओवरऑल। अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है, कि हम सांस जब अंदर लेकर जाते हैं और लेकर बाहर आते हैं, ये ब्रीथिंग सिस्टम किस तरीके से होता है। फिजिकल मूवमेंट जो हमारे साथ एसोसिएटेड होती है, यानी कि हम एक पूरा अपना जिस्मानी एक्ट कर रहे हैं, हम नाक के ज़रिए सांस लेकर जा रहे हैं, लंग्स के अंदर एल्विलाई तक पहुंचकर पाउचेस के अंदर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके साथ और ऑक्सीजन जो हम लेकर आए हैं वहाँ पे गैसेस का तबादला होता है, एक्सचेंज होती हैं और फिर सांस बाहर आता है। ये फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल मूवमेंट है जो कि गैसेस एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड है, मुंसलिक है, इसलिए ये कहलाती है हमारे पास ब्रीथिंग। इसमें दो किस्म की फेजेस आती हैं, एक को कहते हैं इंस्पायरेशन और इनहलेशन, और दूसरी है हमारे पास एक्सपायरेशन और एक्सहलेशन। इंस्पायरेशन इसी का उल्ट होगा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन सांस अंदर लेकर जाना, एक्सपायरेशन सांस को बाहर निकालना, या इसका दूसरा नाम है इनहलेशन, और या उसे कहते हैं सांस अंदर लेकर जाने को भी इनहलेशन, और या उसकी सेकंड उसमें यूज़ होगा एक्सहलेशन, या उसको सांस को किस तरीके से बाहर निकालना। अगर आपको एक फिनोमेना अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो सेकंड आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। जब हम सांस अंदर लेकर जा रहे हैं, अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इंस्पायरेशन का। हम सांस अंदर लेकर गए, हम जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं हमें फील नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस है, डेली बेसिस का प्रोसेस है। लेकिन जब थोड़ी सी कोशिश करेंगे हम सांस को खुद से अंदर लेकर जाने की, गहरा सांस लेने की, तो हमें फील होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको फील हो रही हैं क्या क्या चीज़ें। जैसे आपने सांस गहरा लिया, लेके देखें, सांस अंदर खींचें। जब आप सांस अंदर खींच रहे हैं आपके रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कहाँ पे थे रिब मसल्स, हमने कहा था ये देखें ये रिब्स हैं, इसके साथ जो इसके ऊपर हर रिब के साथ जो मसल्स अटैच हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब रेज्ड होंगी। कैसे रेज्ड होंगी, सांस लें, आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर सीने का ऊपर की तरफ जाता हुआ फील हो रहा है, ये रिब्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, रिब रेज्ड होगी। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और लोअर होगा। डायाफ्राम कहाँ पे था, ये एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरा नीचे की तरफ हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, आपका सीने का एरिया जो था वो थोड़ा ब्रॉड होगा। लंग्स पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब लंग्स पे प्रेशर कम है, बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा था, लंग्स पे कम था, तो बाहर से हवा आसानी से अंदर लंग्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, दोबारा देखें, सांस लें, ज़रा गहरा सांस लें। जब आपने सांस लिया और अंदर रोका, आपको क्या चीज़ फील हुई, आप रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, आपकी रिब्स रेज्ड हुई, जो पसलियाँ थी वो ऊपर की तरफ हुई। डायाफ्राम जो था, जो लंग्स के नीचे था, वो आपको फील नहीं होगा ज़्यादा। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और लोअर चला जाएगा। थोरेसिक कैविटी, आपका सीने का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। लंग्स पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब हवा का प्रेशर लंग्स पे कम है, बाहर की हवा में ज़्यादा, बाहर ज़्यादा इन्वायरमेंट में, तो आप जब सांस ले रहे हैं तो हवा अंदर दाखिल हो जाएगी। इसी तरीके से सेम, और जब हवा इसी तरीके से हवा आउटसाइड से अंदर आ जाएगी, दोनों लंग्स में इक्वल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ इंस्पायरेशन वाली जब एक्सपायरेशन होगी तो इसका उल्ट हो जाएगी। कैसे, अब सांस बाहर निकालें, जैसे अंदर लिया था अब नॉर्मल छोड़ दें, आपको हर चीज़ ऐसे लगेगा जैसे वापस अपनी पोजीशन पे आ गई है। थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे। जब रिलैक्स फील करेंगे तो क्या होगा, रिब मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ रिब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। रिब रेज्ड हुई थी, अब रिब वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और लोड चला गया था, अब यही डायाफ्राम रिलैक्स होगा और वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। थोरेसिक कैविटी, सीना इंक्रीज हुआ था, हवा अंदर दाखिल हुई थी, अब वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लंग्स का प्रेशर यहाँ कम हो गया था और हवा जो थी वो अंदर आई थी, अब यहाँ लंग्स पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। हवा अंदर चली गई थी, अब हम बाहर निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा लंग्स पे प्रेशर और हवा बाहर चली जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास
एक्सहेलेशन। अब आपने इसको प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करना है, आप सांस अंदर लेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करके देखेंगे। सेकेंडली आप ये देखें, अपनी बुक के ऊपर आपको डायग्राम बनी हुई नजर आएगी पेज नंबर 8 पे, ये देखें। अब आपको यहाँ पे इसकी रिब्स शो की हुई हैं। यहाँ पे आपका डायफ्राम्स, पहली जब आप सांस ले रहे हैं तो नीचे जा रहा है, ये वाला डायफ्राम, आपकी रिब रेज हो गई है। सेकंड में जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो डायफ्राम जो था वो ऊपर की तरफ आ गया और रिब्स वापस अपनी जगह पर आ गई, और दोनों में डिफरेंस आप लोगों को शो किया गया है। और अगर इसको हम इसी का एक्सपेरिमेंट करके देखें, और आपको नीचे आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया हुआ है, द एक्शन ऑफ डायफ्राम, उसका बेल जार है और उसमें उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है, आप इसको घर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं। आप इस बॉटल की जगह आप अपनी नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल लें, उसमें स्ट्रॉ डालें, 2 बैलून्स ऐड करें, इसमें ये 2 स्ट्रॉज, एक बड़ा स्ट्रॉ लें, 2 छोटे स्ट्रॉ लें, साथ में बैलून्स ऐड करें। जब आप उसका डायफ्राम की जगह यहाँ पे इसका बैलून अटैच करेंगे, जब आप, और ये जो नीचे वाली जगह होगी इसको डायफ्राम को शो करेगी। जैसे ही आपने सांस अंदर लिया, हवा अंदर जाएगी, आप डायफ्राम को इसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करेंगे, डायफ्राम नीचे खींचेंगे, डायफ्राम लो हो जाएगा, हवा अंदर चली जाएगी, लंग्स फूल जाएंगे। इसमें देखें आप इस तरीके से आप बनाएं, बॉटल है इसको कट करें, नीचे आप इसकी बैलून अटैच करें, ये हमारा डायफ्राम शो करेगा, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम शो कर रहा है। इसके साथ अब आप ये जो हमारी, ये इसको हम ट्रैकिया कह सकते हैं, और ये जो आपको बैलून नजर आ रहे हैं ये दोनों ब्रोंकाई पे लगे हुए हैं। अब ये 2 बैलून्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट लंग को शो कर रहा है। अब आप इसको यहाँ देखें, सांस अंदर जा रहा है, मैं डायफ्राम को नीचे की तरफ कर रही हूँ, डायफ्राम लोअर होगा, ये देखें बैलून आपको थोड़ा सा फूलता हुआ नजर आएगा, हवा इसी तरीके से हमारे अंदर जाती है। ये प्रैक्टिकल आप घर में परफॉर्म करके देखिएगा। अब बात करें कि जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो 16 to 20 मिनट्स पर मिनट हमारा सांस ब्रीथिंग फील होती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, जैसे हम आम हालात में हैं, तो 1 मिनट के अंदर 16 to 20 टाइम्स पर मिनट हमें सांस आता है 1 मिनट में। लेकिन जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जब हम तेज़ी से कोई भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम ऊपर नीचे होते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, या कोई भी एक्टिविटी करते हैं फिजिकली, तो हमें सांस चढ़ता में फील होता है कि सांस बहुत तेज़ हो गया, तो वो 1 मिनट में 30 to 40 टाइम्स हो जाता है। कौन करता है इसको? मतलब ये 30 to 40 टाइम्स सांस का चले जाना और वापस इसका रिलैक्स पोजीशन पे आ जाना, ये इस सारी चीज़ को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो इसे कंट्रोल करता है। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे ही हमने कोई काम किया, हमें फ़ौरन सांस चढ़ा, तेज़ी से हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तेज़ी से तबादला हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड की जब मिकदार बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से एटीपी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होगी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से बाहर निकालना भी है। उसके लिए फिर रेस्पिरेटरी सेंटर काम करता है, वो ब्रेन को, ये अपने हमारे लंग्स को और रिब मसल्स को इसको मैसेज फ्राहम करता है कि अब तेज़ी से जो है ये प्रोसेस किया जाए। और जब ये प्रोसेस तेज़ी से होता है तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल्दी से बाहर निकलना शुरू होती है, ऑक्सीजन अंदर आना शुरू होती है, तो नॉर्मल हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो हमारा सांस है उसको बहाल करने में हमें मदद मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से रिमूव हो जाती है। रेस्पिरेटरी मसल जो है, रेस्पिरेटरी सेंटर किसको मैसेज सेंड करेगा? ये रिब मसल्स को और डायफ्राम को। रिब मसल्स यहाँ पे थे और डायफ्राम ये है, इनको मैसेज सेंड करता है ये कि अब अपना काम तेज़ कर दें। सो ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी सारी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें देखें ज़रा दोबारा से, मैकेनिज्म में हमने पढ़ा इंस्पायरेशन और इनहेलेशन और एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक को अच्छे तरीके से लर्न करें, सांस लेने की प्रैक्टिस करें, उसमें आपको जो जो चीज़ें फील हो रही हैं, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रेज हो रहे हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लोअर हो रहा है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है, लंग्स पे प्रेशर कम हो रहा है और हवा अंदर आ रही है, और एक्सपायरेशन में हर चीज़ इसके ऑपोजिट हो जाएगी।
नॉर्मल टाइम में हम 16 to 20 मिनट 20 टाइम्स 16 से 20 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेते हैं, लेकिन जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो 30 से 40 दफ़ा हमें सांस एक टाइम में आ रहा होता है। इसकी वजह ये है कि हमारा ब्रेन इस रेस्पिरेटरी हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हम जब काम करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेल्स की रेस्पिरेशन, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो उसके साथ वुड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा रिएक्शन, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी हमने कहा था इससे मिलती है। एटीपी तो हम यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकालनी है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन जो होता है वो हमारे इसको मैसेज फ्राहम करता है हमारे ड्रिप मसल्स को और डायाफ्राम को कि हम अपना वक्त तेज़ कर दें, सो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन हमारे पास नॉर्मल हमारी बॉडी फंक्शंस के इक्वल आ जाती है और हमारा सांस नॉर्मल हो जाता है। और ये डायग्राम आप जो है पेज नंबर 7 पे इसको बनाएंगे, और जो आपको मैंने एक्सपेरिमेंट कहा है ये आप एक दफ़ा एक्टिविटी जो अपने घर पे परफॉर्म करके देखेंगे। थैंक यू।